हिंदी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान अध्याय 7 बहुकोशिकाएं संरचनाएं ऊतक। ठीक है, ये कक्षा 9वीं का है एंड आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आखिर में बहुकोशिकाएं क्या होती हैं और एक कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, और कोशिका क्या होती है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ है। फिर भी एक रिवीजन के लिए हम बता देते हैं कि कोशिका क्या होता है। एक आपका क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी जीव का। ठीक है, जो भी आपका कार्य होता है, जो संरचना है आपके बॉडी की, वो किससे बनी रहती है, कोशिकाओं से बनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, उसे हम एक कोशिकाएं जीव कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो बहुकोशिकाएं का हम संरचना पढ़ेंगे और हम उसमें कौन सा आज पढ़ने वाले हैं, ऊतक के बारे में। ठीक है, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, सब क्या होगा, आपका टिश्यू से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमको पूछा जाए कि आखिर में ऊतक है क्या, तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, या फिर बोल सकते हैं समूह किसका, कोशिकाओं का, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हमको ऊतक देखने को मिल जाएंगे जो क्या रहते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, सब टिश्यू का जो सब ऊतक है ना, बहुत सारे ऊतक अलग अलग प्रकार के आपको ऊतक देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के हैं, आकृति के हैं, तो उनका कार्य भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो बॉडी का संरचनाएं हैं वो क्या है, कोशिका से बना हुआ है ना। जैसे कि हम दीवार से कंपेयर करते हैं तो दीवार क्या रहता है, एक एक ईंट का बना रहता है, तो ईंट क्या है, वो दीवार का इकाई बोला जाता है। वैसे ही हमारा जो संरचना है बॉडी का वो किससे बना रहता है, कोशिका से बना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, रचनात्मक और क्रियात्मक, जो भी रचना हमारी है और जो भी क्रिया है वो कोशिका में ही संपन्न होती है। जैसे रॉबर्ट हुक ने, आपको पता होगा, क्या किया था, कॉर्क के महीन है ना, क्या बोलते हैं, परत को क्या किया था, अवलोकन किया था, सूक्ष्मदर्शी से। तो उन्होंने क्या अवलोकन किया था कि वो जो बहुत सारे जो हमारे कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से सटे हुए थे, है ना। उसे क्या नाम दिया था, बी हाइव। बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छाता जैसे ही क्या था उनको मिला था। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसे क्या कहते हैं, हम एक ठो को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो आखिर में कोशिकाएं क्या होती है, बहुत सूक्ष्म होती है ना, इतनी छोटी होती हैं कि आपको क्या बोलते हैं, अपने खुले आंखों से दिखाई नहीं देगी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, अब बड़े क्या रहते हैं, कोशिकाएं होती है जो आपको खुली आंखों से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अंडा में जो पीला कलर का गोल गोल रहता है, योग जिसे कहते हैं, वो क्या है, आपका क्या बोलते हैं, कोशिका ही है, जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं ना, खुली आंखों से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे, अब इसमें हमको क्या करना है, टिश्यू पढ़ना है, ऊतक पढ़ना है। तो ऊतक क्या है, आपका कोशिकाओं का क्या है, आपका समूह है। ठीक है, वो अलग अलग पार्ट में आपके बॉडी में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टिश्यू को समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग क्या बोलते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, उनके क्रिया भी क्या रहता है, अलग अलग होता है और अलग अलग जगहों में वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्रियाकलाप। ठीक है, ये क्या है, क्रियाकलाप है। बहुकोशिकीय संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऊतक को क्या हम बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने का प्रयास करें कि कोशिकाओं के समूह क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा, और वो क्या क्या कार्य करते हैं उसके लिए हम एक एक तो क्या करेंगे, क्रियाकलाप करते जाएंगे, जिससे आपको स्पष्ट होते जाएगा कि आखिर ये जो ऊतक है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो पहला क्रियाकलाप क्या है हमारा, देखते हैं। उसके लिए हमको फिर से आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए कोमल तने वाला पौधा चाहिए। ठीक है, हम इस अगर ऊतक की बात करें तो हम यहाँ पर जंतु का ऊतक अलग होता है, उसका कार्य अलग होता है। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, पौधों का जो ऊतक रहता है वो भी अलग रहता है, उसका भी कार्य थोड़ा सा जंतुओं से डिफरेंट रहता है, अलग रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे, किसके ऊतक की पढ़ाई करेंगे, हम पौधों की। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोमल तने वाला पौधा चाहिए, जैसे कि जिमीकंद हो गया, कैना हो गया, सदाबहार हो गया, मनी प्लांट हो गया, पुदीना। इसमें से कोई सा भी हम क्या ले सकते हैं, पतला सा तना ले लेंगे। ठीक है, एक कांच का ग्लास ले लेंगे, लाल स्याही ले लेंगे, कटर या
कोड वह हैंडलेस की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कोड नहीं होगा, ब्लेड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से क्या बोलते हैं, जो तना से चिपका हुआ है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, समतल कर लेंगे। समतल करने के बाद क्या करेंगे, हम 2 कट करेंगे। ठीक है, 2 कट करेंगे। कैसे कट करना है देखिए, इस प्रकार से आप ये डायग्राम का सहायता ले सकते हैं। आपको इस प्रकार से एकदम पतला सा क्या करना है, आपको लेयर लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आड़ी काट। आड़ी काट मतलब होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, अगर आप ये इस प्रकार से काट रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, आपका ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा। अगर आप उसको इस प्रकार से काटते हैं तो उसे हम कड़ी काट कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, जो ऊतक है वो क्या रहेगा, अगर आप आड़ी काट रहे हैं या फिर कड़ी काट रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके पतला सा क्या करना है, दोनों काट करनी है। फिर आप क्या करेंगे, जो सबसे पतला रहेगा उसे क्या करना है, हैंड ग्लास से क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें स्याही डाल सकते हैं पतला लेके, क्योंकि अगर आप स्याही डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अभिरंजक हो जाएगा वो, और क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप नोटिस करते हैं कि हम क्यों अभिरंजन यूज़ करते हैं, है ना, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका व्हाइट शर्ट है उसमें अगर कुछ छींटे पड़ जाए लाल स्याही के तो सबसे ज़्यादा आपको लाल स्याही दिखाई देगा, है ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, अभिरंजन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हम उसमें डालें तो वो क्या हो, और उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो आप इस प्रकार से आड़ी काट और कड़ी काटेंगे तो आपको जो भी अवलोकन होगा उसे आपका क्या करना है, चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, आड़ी काट है द्विबीजपत्री पौधे का तना। अगर आप क्या कर रहे हैं, तना को काटेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली आपका है वस्कुलर बंडल। ठीक है, ये क्या है, आपका वस्कुलर बंडल है। ठीक है, आपने जाइलम फोलम पढ़ा है तो वही आपका क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको कटा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे क्या कौन सा काट कर रहे हैं, तो आड़ी काट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप खड़ी काट करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि तना सेम है। ठीक है, लेकिन कट करने की वजह से वो क्या है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चित्र को बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आड़ी काट और खड़ी काट देख लिया है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। फिर चित्र बना के क्या कर देना है, उसे छोड़ देना है। ठीक है, उतक कर दीजिएगा। फिर सेकंड क्रियाकलाप में क्या करेंगे, आप वो क्या करेंगे, ये एक कोई सा क्या बोलेंगे, पतला सा आप क्या लेंगे, तना लेंगे। ठीक है, फ्लावर जिसमें लगा हो, अगर वाइट कलर का फ्लावर हो तो और ज़्यादा अच्छा है। अब उसे क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे, ग्लास लेंगे, उसमें क्या करेंगे, आधा पानी डाल देंगे, आधा पानी में क्या डालेंगे, कुछ स्याही डालेंगे। ठीक है, आपको नीला डालना है आप नीला डाल सकते हैं, लाल डालना है आप लाल डाल देंगे, उसे अच्छे से गहरा रंग डाल देंगे। और फिर वो क्या बोलते हैं, फूल जिसमें तना के साथ रहेगा उसको डाल देना है, और 2 घंटे के लिए आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, फिर छोड़ने के बाद आप अवलोकन करेंगे, जो व्हाइट कलर का आपका जो फ्लावर है, अगर आप लाल स्याही वाला पानी बनाएंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोचिए कि आखिर वो पिंक कलर का क्यों होगा। ठीक, सेकंड ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, उसे कट करेंगे, फिर आप क्या करना है, आपको फिर से आड़ी काट करना है, खड़ी काट करना है, और फिर से उसका अवलोकन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार से आपको ऐसे रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फूल क्या हो रहा है, गुलाबी हो रहा है। तो आप सोच पा रहे हैं कि ऐसे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो कौन सा है, गुलाबी कलर का है, इसलिए लाल कलर का है, तो ये क्या हो रहा है, उसमें बह जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा है, आपका लाल स्याही वाले पानी के डूबी हुई सदाबहार की शाखा। क्यों जा रहा है, वो पिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो पानी लिया है वो लाल कलर का लिया है, इसलिए। अब आप क्या करेंगे, इसी तना को क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, आप ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, खाड़ी आड़ी कट करके आपको फिर से अवलोकन करना है। और अवलोकन करने के बाद यहाँ पर दोनों का क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे आपको आंसर करना है। तो पहला क्या है, दोनों अवलोकनों की तुलना करने पर आपको क्या मुख्य अंतर दिखाई दिया। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, दोनों अवलोकन हमने यहाँ पर 2 किया है ना, पहला क्या किया था, सिर्फ कट किया था, फिर लाल पानी वाला किया था। अब उसको क्या करना है, आपको अवलोकन करना है, तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। ठीक है, एक क्या रहेगा आपका
गोल रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। खड़ी में कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुलाबी कलर का आपको क्या बोलते हैं दिखाई देगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि दूसरी शाखा का कुछ ही भाग लाल गुलाबी क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप ये वाला देखेंगे तो कुछ ही भाग क्या होगा आपका गुलाबी कलर का दिखाई देगा, पूरा क्यों नहीं होगा। सेकंड पूछा गया है, क्या हम कह सकते हैं कि जो भाग लाल गुलाबी हुआ केवल उसी भाग की पानी की संवहन में भूमिका रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो हमारा है ना, अगर हम क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वाला, तो यहाँ पर क्या है कुछ ही गुलाबी कलर का होगा, बाकी सब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऊतक है, ऊतक क्या है संरचना हुआ है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चरल है कि यहाँ पर ऐसे गया है, और ये जो गुलाबी कलर का हो रहा है उसी में क्या हो रहा है पानी का संवहन हो रहा है। जहाँ पर पानी का संवहन हुआ क्योंकि वो गुलाबी कलर का था, तो वो भी ऊतक क्या होते गए हैं गुलाबी कलर के होते गए हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ऐसे क्या होते हैं ऊतक, पानी संवहन के लिए अलग ऊतक होते हैं, आपका भोजन संवहन के लिए अलग ऊतक होते हैं। इसलिए जब पानी संवहन क्या हुआ आपका ऊपर साइड जा रहा था, तो सिर्फ वही ऊतक क्या हुए गुलाबी कलर के हुए जो क्या करते हैं पानी का संवहन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्रियाकलाप अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसके आंसर्स भी कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। आपने यह भी अवलोकन किया होगा कि रंगीन भागों की कोशिकाओं की व्यवस्था अन्य भागों की व्यवस्था से भिन्न है, ठीक है। अगर आप आड़ी काट कर रहे हैं ट्रांसफर्स सेक्शन कट कर रहे हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उसका क्या है कोशिकाओं का जो व्यवस्था है ना, जो व्यवस्था है वो क्या होगा टोटली डिफरेंट रहेगा, ठीक। ये कोशिकाएं पौधे में पानी का संवहन कर रही हैं, जो गुलाबी कलर का है वो क्या कर रही है पानी का संवहन कर रही है, ठीक है। आई होप कि आपको वो क्लियर है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर आता है आपका दूसरा क्रियाकलाप, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे ऊतक के ही बारे में करेंगे। तो दूसरा के लिए क्या करना है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें चना मूंग के लगभग 30 बीज 4 कटोरियाँ पानी, सूती कपड़ा व ब्लेड की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मूंग लेंगे, ठीक है। मूंग को क्या करना है आपको भिंगा देना है, भिंगाने से क्या हो जाएगा वो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। आपको 30 लेना है 20 लेना है, आप जितना भी ले सकते हैं। आप क्या करेंगे उसे अंकुरित करेंगे, फिर जैसे ही अंकुरित हो जाता है फिर उसको क्या करना है आपको नाप लेना है। क्या कर लेना है आपको नाप लेना है, ठीक है। देखिए 4 कटोरी है, उसमें से आप क्या करेंगे पहले कटोरी में जब वो अंकुरित हो जाएगा तो आप क्या करेंगे उसको हटा लेंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे सबसे पहले उसको अलग कर देंगे आ, ठीक है, और बा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे 5 ठोक आ में लेंगे, 5 ठोक हम क्या लेंगे बा में लेंगे, क्लियर। इतना ले लेंगे और फिर क्या करेंगे हम इसको नाप लेंगे। क्या करेंगे हम इसको नापेंगे, ये देखिए इसका जो सूली है उसको हम क्या करेंगे नापेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सबका आपको नाप के रखना है, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम ये जो आप टिप देख रहे हैं ना, ये जो उसका सबसे टिप है उसको हमने कट कर दिया है, कट कर दिया। कट करने के बाद क्या करेंगे उसको हम सा कटोरी में रखेंगे और उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्रियाकलाप करेंगे उसमें हमको क्या होगी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बा में हम क्या करेंगे उसको कट कर लेंगे और फिर से हम क्या करेंगे उसको नाप लेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका अंकुरित है। तो ऐसा है कि इसका जो सील है ना, मतलब आपका जो सैपलिंग है वो क्या हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसको नापने के लिए आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको करना क्या समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कटोरी आ में मूंग के 5 अंकुरित बीज हैं, ठीक है। कटोरी बा में मूंग के 5 अंकुरित बीज जिसके मूलांकरों के सिरे कटे हुए हैं ना, तो यहाँ पर हमने उसको काट लिया है। कटोरी सा में मूलांकरों के 5 कटे हुए सिरे, ठीक है। इतना हो गया, आपने यहाँ पर नाप लिया। अब इसी नाप को आपको क्या करना है सारणी में डालना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं प्रथम दिन, जिस दिन आप क्या करेंगे उसे नापेंगे उसमें लिखना है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप अवलोकन करेंगे तो मैं यहाँ पर सिर्फ एज्यूम करूँ कि प्रथम दिन में पहला वाला का था 1 सेंटीमीटर, सेकेंड वाला का था 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ
कुछ इस प्रकार से देखना है। अब 5 दिन के लिए क्या करना है, उसको सूती कपड़ा में, ठीक है, यहाँ पर जो है इसको हम क्या करेंगे, सूती कपड़ा डाल देंगे, उसमें क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे ताकि वो सूखा ना रहे और वो क्या हो, अंकुरित जो हुआ है वो और बढ़ता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें दिन में आपको क्या करना है, फिर से उसका क्या करना है, जो अंकुरित है उसको क्या करना है, आपको नापना है, ठीक है। तो नाप के आप देखेंगे जो आ कटोरी है ना, आ कटोरी के बीच है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर था तो मान के चलिए 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ गया, 3 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर, 4 है तो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। तो कुछ प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी अंकुरित थे वो क्या हो गए, सब के सब क्या हो गए, बड़े। लेकिन अब जब बा कटोरी देखेंगे तो जो जैसे था वैसे ही रहेगा, ये 0.5 है तो 0.5, 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2, 2.5 सेंटीमीटर 2.5, 1.5 सेंटीमीटर है तो 1.5। तो आपको क्या पता चल रहा है इससे कि वहाँ पर हमने क्या किया था, इसका सिरा तो नहीं काटा था शुरू से, तो ये क्या है, लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि इसको पानी मिल रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, इसमें तो इसका कट कर दिया है सिरा को, है ना, तो सिरे की वजह से क्या हो रहा है, वो बड़ा ही नहीं, जैसे का था तैसा ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो अंकुरित है वो क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि उसका सिरा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं या कुछ तो यहाँ पर है जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये अवलोकन हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हम समय समय पर दोनों कटोरियाँ अ व ब के बीजों का अवलोकन करते रहेंगे। यहाँ भी ध्यान रखना है कि बीज सूखने न पाए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला ही था कि आपको क्या करना है, अ और बा समय समय पर देखते रहना है, सूखने ना पाए इसलिए उसमें पानी डालते रहना है। पुनः 5वें दिन दोनों कटोरियों अ व ब के बीजों के मूल अंकुरों की लंबाई माप लें और ऊपर दी गई सारणी में भरें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी भर लिया है, यह 5वां दिन की माप है, तो 5वां दिन क्या रहेगा, आपका माप रहेगा। तो अब यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 5 दिनों के बाद किस कटोरी के बीजों के मूलांकरों की लंबाई अधिक है और क्यों। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि वहाँ पर क्या था, जो आ कटोरी है उसकी क्या होती है, मूलांकरों की लंबाई बढ़ती है, जो बा कटोरी है उसकी नहीं बढ़ती है। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसकी सिरे थी आ कटोरी वाले की और बा कटोरी वाले की सिरे कटी हुई थी, इसीलिए। फिर जिन बीजों के मूलांकरों के सिरे काट दिए गए थे, क्या उनकी लंबाई में वृद्धि हुई। तो हमने देखा है कि नहीं, बा में कटे हुए थे और उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ डाउट नहीं है, ये भी क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ बस हम क्या करेंगे, अब जो हमने सा कटोरी पे लिया था, ठीक है, वही हम क्या करेंगे, वो जो सिरे कटे हुए थे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक स्लाइड ले लेंगे, स्लाइड में हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे, स्टेन डालेंगे, मतलब लाल स्याही डालेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, दबा देंगे, ठीक है, सॉरी कवर स्लिप लगा देंगे। फिर कवर स्लिप लगाएंगे पर ध्यान रखेंगे कि उसमें क्या हो, बुलबुले ना बने, क्लियर। फिर उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, गरम करने के बाद उसे क्या करेंगे, मसल देंगे। तो मसलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा चपट जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से क्या करेंगे, उसे अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन करने के बाद जो सिरा है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मूलांकरों के अंतिम सिरे की कोशिकाओं की व्यवस्था, तो जो अंतिम सिरे रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं और इसी में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो क्या होती है, वृद्धि में सहायक होती हैं। इसीलिए तो कटोरी आ के सिरे होने की वजह से उसमें वृद्धि हुई, जबकि जो बा कटोरी में सिरे ही नहीं थे जिस वजह से बेचारे के में वृद्धि नहीं हुई, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्रियाकलाप 3 समझ में आ गया होगा, बस उसको आपको अवलोकन करना है, क्लियर इतना। तो चलिए, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्या है, ये भी आपके क्या है, समूह है, किसके, आपके कोशिकाओं के। तो ये भी क्या है, आपका ऊतक में ही आता है, हम पढ़ ही रहे हैं क्या है, ऊतक, ठीक है। तो फिर से जो हमने क्रियाकलाप किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ और ब कटोरी में से किसके बीजों में मूलांकरों की वृद्धि जारी रही। तो किस में रही थी, आ कटोरी में रही थी। मूलांकरों के सिरे क्या कार्य करते हैं, विचार कर लिखे। तो हमने तो ऑलरेडी सोच लिया है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ सिरे में ही कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो वृद्धि करने में हेल्पफुल रहती है, जबकि अगर आप उसे कट कर देंगे तो नहीं करेगी, क्लियर इतना।
तो आपने देखा कटोरी बा के बीजों के मूलांकरों की लंबाई उस सिरे से नहीं बढ़ी जहां से उनके अंतिम सिरों को काट दिया गया था, क्योंकि पौधे में वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का समूह उसी अंतिम सिरे में था। तो वहां पर एक्चुअली वो चीज़ क्या था जिसके वजह से बढ़ रहा था, तो वहां पर क्या था, पौधे में वृद्धि करने वाली, ठीक है, जो वृद्धि करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जो समूह रहता है ना, बेसिकली क्या आपका जो ऊतक है जो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है जो वृद्धि करवाए, वो उसी अंतिम सिरे में प्रेजेंट रहता है। जबकि अकटोरी के बीजों के मूलांकरों की लंबाई में वृद्धि हुई क्योंकि वृद्धि करने वाली कोशिकाएं यथावत थी, क्योंकि हमने उसके सिरे काटे नहीं थे। जो वहाँ पर क्या करता है, ऊतक रहता है जो क्या करता है, उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, वो वही थी, इसलिए उसकी लंबाई बढ़ती गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्रियाकलाप में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर से उसका क्या है, अवलोकन है ना, कि आखिर निष्कर्ष क्या होता है क्रियाकलाप 1, 2, 3 का। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि क्रियाकलाप 1, 2, 3 में हमने देखा कि पौधे में पानी के संवहन के लिए कुछ कोशिकाएं जिम्मेदार हैं, तो वृद्धि के लिए कुछ दूसरी। ठीक है, तो हमने देखा था ना, जब हमने कट किया था गुलाबी कलर का लाल कलर का स्याही में जब हमने तना डाला था, उसे कट करके देखा था, तो वहाँ पर कुछ ही जगह पे क्या था, गुलाबी रंग था। तो वहाँ भी हमने देखा था कि जो कोशिकाओं की जो व्यवस्था है वो अलग है, और वो क्या कर रही है, आपका पानी के संवहन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और कुछ आपका क्या है, जो हमने सिरे में देखा, अवलोकन किया, तो उसमें भी क्या है, कुछ कोशिकाओं के समूह है जो क्या करते हैं, वृद्धि में क्या करते हैं, आपका हेल्पफुल रहते हैं। तो वहीं पर ये बोल रही है कि पानी के संवहन के लिए कुछ कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं, उसकी अलग कोशिकाएं हैं, ऊतक उसके लिए अलग है। तो वृद्धि के लिए जो दूसरी है वो भी क्या है, आपकी अलग हो जाती है। हमने यहाँ भी देखा कि इनकी व्यवस्था अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है, और ये भी देखा कि अलग अलग भी क्या रहती है, इसकी व्यवस्थाएं रहती हैं। ठीक है, कार्य भी अलग है और व्यवस्था भी इसमें अलग होती है। अतः हम, ठीक है, सॉरी, ये हर नहीं होगा, ये हम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों में कोशिकाओं एक प्रकार की व्यवस्था में समूह बनाते हुए एक या एक से अधिक कार्य को संपन्न करती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सजीवों में कोशिकाएं हैं, जो भी आपका सेल पाया जाता है, कोशिकाएं पाए जाते हैं, वो एक प्रकार की व्यवस्था में समूह बनाती हैं, है ना, अलग अलग क्या करेंगे, समूह बनाएंगी, और एक या एक से अधिक कार्य करती हैं। जैसे कि आपने देखा था, है ना, कोई पानी को संवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई वृद्धि के लिए, तो एक से अधिक कार्य भी वो क्या करते हैं, ऊतक करते हैं। कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था व समूह को ऊतक के नाम से जाना जाता है, और कोशिकाओं की ऐसी जो व्यवस्था होती है, उस समूह बोलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसके कार्य और उसकी व्यवस्था दोनों ही क्या होती है, अलग अलग होती है, और जो ऊतक है एक या एक से अधिक कार्य भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऊतक क्या है, और उसकी कार्य और उसकी व्यवस्था दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो कोशिकाएं हमें पता चल गई थी, तो ऊतक क्या होते हैं हमें कब पता चला, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, 1799 में मॉरी फ्रैंकोइस जेवियर विचट ने मनुष्य के शरीर में रोगग्रस्त क्षेत्रों की आंतरिक संरचना संबंधित अवलोकनों के दौरान आपस में गुत्थी हुई संरचनाओं के लिए टिश्यू यानी ऊतक का नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं 1799 में एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो रोगग्रसित क्षेत्र थे, है ना, जहाँ पर डिसीज हो गए थे, उनका वो क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे। ठीक है, तब भी वहीं पर उसी टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे उन्होंने देखा, बहुत सारे क्या रहते हैं, समूह रहते हैं कोशिकाओं के, और उसी कोशिकाओं को उन्होंने क्या नाम दे दिया, टिश्यू नाम दे दिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊतक भी बोलते हैं, इंग्लिश में टिश्यू, हिंदी में ऊतक। अपनी पुस्तक में इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इनके बारे में विस्तृत विवरण भी दिया, और फिर क्या किया, अपना बुक भी लिख दिया उसमें, है ना। अब वो अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करने के बाद उसे अच्छे से जानने के लिए वो क्या करने लगे, लिखने लगे, और उसने ना बहुत ज़्यादा विस्तृत, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें लिखा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिछट ने ऊतकों के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया था। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या है,
अलग ही चीज़ हो गई, क्योंकि हमें पता है कि वो इतने छोटे होते हैं कि आँखों से नहीं देखे जाते, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। पर उन्होंने जो भी अवलोकन किए उसके लिए उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, आश्चर्य की बात है। उनका अध्ययन मुख्य रूप से जंतु ऊतकों पर आधारित था, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रोग श्रृति क्षेत्रों में कर रहे थे। तो बेसिकली वो किसका था, आपका जंतुओं का क्या कर रहे थे, ऊतकों के बारे में स्टडी कर रहे थे, ना कि पौधों में। उन्होंने पहले तो उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने पहले तो जो ऊतकों है उसको 3 रूप में बांट दिया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बांटा है। ये देखिए, स्वयं द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के ऊतकों का चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका फिगर 9 है, फिगर 10 है, फिगर 1 है, ठीक है। तो फिगर 6 ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे उन्होंने क्या देखा था, टिश्यू देखा था। अब आप टिश्यू भी देखिए, मतलब कि ऊतक भी देखिए, सब क्या है, आपका कोशिकाओं का क्या है, आपको समूह देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये क्या है, आपका कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। और वो सब क्या है, आपका अलग अलग है। उन्होंने इतने सारे क्या देखे थे, समूह देखे थे, ठीक है, ऊतक देखे थे, जो कि क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब कि इसका कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए, 3 जो उन्होंने क्या किया था, बांटा था, वो क्या क्या है, ऊतकों जो रेशों के समान थे उन्हें फाइब्रस कहा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ऐसे ऊतक जो रेशों के समान थे, जो रेसे रेसे टाइप दिखेंगे, उन्होंने उसको क्या दे दिया, फाइब्रस नाम दे दिया। सेकंड क्या दिए, वे ऊतक जो तरल पानी के जैसे थे उसे सीरस कहा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो, जो क्या है, आपका रेसे के थे फाइब्रस, जो तरल पदार्थ थे सीरस, ठीक है। कुछ ऊतक चिपचिपे थे उसे म्यूकस कहा, जो चिपचिपे थे उसे क्या कह दिया, म्यूकस कह दिया। इसलिए उन्होंने 3 आपका देखा ऊतक, तीनों का अलग अलग देखा कार्य, मतलब व्यवस्था किस टाइप का है, और फिर उसी के हिसाब से उन्होंने क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि किसको क्या नाम दिया गया। उन्होंने इनके और उपसमूह बनाए जिनमें 21 अन्य ऊतकों का विवरण मिलता है। तो फिर क्या किया, फिर से उन्होंने बहुत सारे क्या किए और अवलोकन किए होंगे। फिर से ये तो समूह बनाया, उसमें भी क्या किए, और पढ़ते गए, और उसके बाद उपसमूह बनाए जिसमें आपको कितने मिल जाएंगे, 21 अन्य ऊतक का विवरण आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि क्या है, उपसमूह है। आज के समय में प्रयोग में आने वाले सारे जंतु ऊतकों का नामकरण एवं विचरण के विवरण से काफ़ी मिलता जुलता है। तो उस टाइम पे जब बिछड़ ने जो क्या किया था, नाम दिया था, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, ऊतकों को, जो आज के समय अगर हम मिलाएं तो काफ़ी क्या होता है, मिलता जुलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीछट के ऊतकों का अध्ययन करने पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वैज्ञानिक बीछट ही थे जिन्होंने ऊतकों का क्या किया था, अध्ययन किया था। उससे भी पहले बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे जो क्या कर रहे थे, ऊतक का अध्ययन कर रहे थे। इनसे लगभग 1 शताब्दी पूर्व वैज्ञानिक ने पौधों व जंतु ऊतकों को देखा और उनका विवरण अलग अलग शब्दावली में उनकी सतह की बनावट, संरचना व कार्यों के आधार पर किया था, ठीक है। तो उनसे पहले क्या, 1 शताब्दी पहले ही एक क्या आए थे, साइंटिस्ट आए थे, वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने पौधों, है ना, पौधों का भी किया था, जंतुओं का, ऊतकों को देखा था, और उसका विवरण अलग अलग शब्दावली में ही किया। जैसे कि क्या क्या देखा उन्होंने, आधार क्या बनाया, सतह की बनावट, कि आखिर में जो उसका सतह है उसकी बनावट कैसे है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्य कैसे है, और उसी आधार पर फिर से उन्होंने उनका नामकरण किया। इनमें से एक वैज्ञानिक नेमिया ग्रीव थे, ठीक है। उनमें से कौन से थे, नेमिया ग्रीव 1641 to 1712 थे, ठीक है। तक उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इन्होंने मुख्य रूप से 2 निष्कर्ष प्रतिपादित किए। तो इनके हिसाब से, कौन से, वैज्ञानिक नेमिया ग्रीव के हिसाब से उन्होंने 2 निष्कर्ष निकाले, ठीक है। इनके अनुसार प्रत्येक पीछे में 2 प्रकार के जैविक भाग होते हैं, ठीक है। इनके अनुसार क्या होते हैं, जितने भी पीछे हैं उनमें 2 प्रकार के आपको क्या मिल जाएंगे, जैविक भाग मिल जाएंगे। किनके हिसाब से, वैज्ञानिक नेमिया ग्रीव के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। पहला पित्त, ठीक है। तो अब क्या है, 2 भाग रहेगा। पहला क्या रहेगा, पित्त रहेगा, जिसे हम बोलते हैं मज्जा, जो बीच में रहता है, और जो क्या रहता है, डैड रहता है, ठीक है। जो क्या रहेगा, डैड, और क्या रहता है, ऊडी, ठीक है। डैड मतलब कि थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ऊडी मतलब, ठीक है, लकड़ी के टाइप। फिर आता है दूसरा
वुडी, कास्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, पहला क्या रहेगा, पित्त, जो बीच में रहेगा वो क्या रहेगा आपका पित्त रहेगा, और जो क्या रहेगा आपका दूसरा वुडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कास्टी बोलते हैं। ग्रीव ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी व द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेन्काइमा कहा। ठीक है, तो ग्रीव कैसे वैज्ञानिक थे आपके, ठीक है, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया, पतली झिल्ली, एकदम पतली झिल्ली बताया। ठीक है, जो क्या रहते हैं, नर्म रहते हैं, स्पंजी है ना, एकदम स्पंज जैसे उसको छुओगे, वह द्रव से भरी कोशिकाएं रहती, कैसे रहती है, द्रव से भरी कोशिकाएं रहती है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, पैरेन्काइमा नाम दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता होगा कि बिछड़ थे उन्होंने 3 किया। ठीक है, 3 में क्या किया, जो फाइबर वाला था, जो रेसे वाला था उसको फाइबर दे दिया, जो तरल वाला था उसे क्या नाम दिया था, उसने आपका सिरस दिया था, जो चिपचिपा था उसे म्यूकस, फिर उसने अध्ययन किया और 21 और सब उप समूह बताया। फिर आपका क्या हुआ, क्या बोलते हैं, ग्रीवा, ग्रीव ने क्या किया, 2 किया, एक उन्होंने बताया पित्त और दूसरा आपका क्या बताया, कास्टिया। ठीक है, फिर आपका क्या है, ग्रीव ही ऐसे थे जिन्होंने बताया क्या, ये क्या रहेगा, ऐसा पतली झिल्ली वाली रहेगा, और उसका नाम क्या दे दिया आपका, पैरेन्काइमा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, द्रव्य देखने को मिलेगा। फिर आए क्या, स्लीडन व स्ट्राम। ठीक है, 1838 में ने भी इस दिशा में अध्ययन किया, जो कि ग्रीव के अध्ययन से मिलते जुलते थे। फिर उनके बाद फिर से वैज्ञानिक आए। ठीक है, उनका भी जो अध्ययन था वो किससे मिलता जुलता था, आपका ग्रीव से मिलता जुलता था। इन्होंने पक्षी के पंख की काट में वैसी ही कोशिकाओं को देखा जैसे ग्रीव ने पौधों की कोशिकाओं में देखा था। तो उन्होंने क्या किया, आपका जो स्लीडन और स्वान थे उन्होंने क्या किया, पक्षी के पंख में देखा। ठीक है, पक्षी के पंख में भी देखा, जो ऊतक थे वो कैसे थे, पौधे में जो ऊतक पाए जाते हैं उसी प्रकार के थे। ठीक है, स्वीडन और स्वान अपने अध्ययन से यह भी पाया कि शिशु भेड़ के पेट की आंतरिक सतह के ऊतक पैरेन्काइमा से पूरी तरह मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या किया ये तो पौधे का अध्ययन किए थे। जो स्वीडन और क्या बोलते हैं स्वान थे, उन्होंने क्या किया, जो शिशु भेड़ था, है ना, मतलब कि भेड़ थे, उसका आंतरिक सतह देखा तो वो कैसा मिलता जुलता था, जो पेड़ में पैरेन्काइमा पाया जाता है उसी प्रकार का क्या पाया जाता है, आपका इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से क्या होता है, मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है, ये कुछ स्टोरी टाइप है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या आया, ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले एक अन्य वैज्ञानिक नेगली थे। ठीक है, तो बिछट आए, फिर उसके बाद ग्रीव आए, फिर उसके बाद आपका स्वीडन और स्वान आया, फिर उसके बाद कौन आ गया, नेगली आया। ठीक है, तो ये वनस्पति शास्त्री से इन्होंने फॉर्मेटिव एवं स्टेबल ऊतकों की संकल्पना दी। ठीक है, तो ये क्या थे, वनस्पति यानी कि बॉटनी पढ़ते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फॉर्मेटिव या स्टेबल, ठीक है, उन्होंने एक ऊतक को देखा, कौन सा, जिसे हम फॉर्मेटिव बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, स्टेबल। ठीक है, एक टाइम हो गया स्टेबल हो गया, रुक गया, वैसा इन्होंने फॉर्मेटिव ऊतकों को तेजी से वृद्धि करने वाले ऊतक या मेरिस्टेमेटिक नाम दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव हो उसे क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिव आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा वृद्धि करने के लिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, मेरिस्टेमेटिक नाम दे दिया। क्लियर इतना, जो ऐसा टिश्यू जो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, ऐसा ऊतक जो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, वृद्धि में मदद कर रहा है, उसे हमने क्या दे दिया, उसने क्या नाम दे दिया, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक। इन्होंने सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और पाया कि पौधे की जड़ व तने के शीर्ष भाग एवं जंतुओं में रक्त व त्वचा में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और नेगली ने देखा, क्या बोलते हैं, जो तना और जड़ रहता है उसके सिरे में क्या पाया जाता है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है पौधों में। अगर जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में क्या रहता है, जो रक्त रहता है और त्वचा रहता है, उसी प्रकार का आपको ऊतक देखने को मिल जाएगा। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टाइप का। इसके साथ ही नेगली ने पौधों में नलिका के जैसे ऊतकों का, जो कि पानी, खनिज व भोजन का संवहन करते हैं, इन्हें क्रमशः जाइलम और फॉला नाम दिया। ठीक है, और नेगली ही थे जिन्होंने क्या किया, देखो नलिका रहता है ना, क्या रहता है, नल जैसे रहेगा आपका, ट्यूब जैसा, जो क्या करता है, आपका पानी को लेके जाता है और क्या बोलते हैं, फूड को लेके जाता है। ठीक है, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, जाइलम और फॉलम नाम दे दिया। ठीक है, ऊतकों के इस समूहीकरण में उन्होंने भोजन व पानी के संवहन की दिशा को आधार माना। ठीक है, और इसमें जब वो समूहीकरण कर रहे थे तो भोजन का कौन सा क्या बोलते हैं, दिशा है, और आपका पानी का कौन सा दिशा, उसे ही आधार माना। क्लियर इतना,
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है, नेग्लिजी के बारे में पढ़ा है, जो क्या कर रहे थे, दो ठोक दिए, एक फॉर्मेटिव व स्टेबल। फॉर्मेटिव में उन्होंने ऐसे ऊतक रखे जो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करते हैं। जब उन्होंने पौधों का स्टडी किया और जंतु का पढ़ाई किया तो उन्होंने देखा कि जो तने और क्या बोलते हैं आपके जो जड़ है उसके शीर्ष में क्या रहते हैं, यही टिश्यू ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और त्वचा और रक्त में भी क्या कहते हैं, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या दिया था, जालम और फॉलम का नाम दिया था। और आधार क्या माना था कि उनकी कौन सी दिशा है। अगर हम देखेंगे जालम को तो क्या होता है, वो जड़ से पूरे पौधों में जाता है। और जो क्या बोलते हैं फॉलम है, वो क्या करता है, आपका पौधे से क्या करता है, पत्तियों से भोजन लेके क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, दिशा को आधार माना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं है। नेगली की तरह स्लीडन और स्वान ने भी तेजी से वृद्धि करते हुए ऊतकों को देखा और पाया कि इन ऊतकों की कोशिकाएं छोटी, केंद्रक, बड़े व स्पष्ट थे। ठीक है, तो क्या किया, अब स्वान ने भी देखा, स्वीडन में भी देखा। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, कोशिकाएं देखी, ऊतक देखे, तो उन्होंने क्या पाया कि जो कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, छोटी हैं। ठीक है, केंद्रक जो है, जो न्यूक्लियस है, वो बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या थे, स्पष्ट थे। अगर वो ऊतक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जो कि क्या है, ये बड़ा था, क्या केंद्रक, और क्या बोलते हैं जो कोशिकाएं थी वो क्या थी, छोटी थी। कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम थी। ठीक है, और जो इसके अंदर में जो द्रव्य था, कोशिका द्रव्य जिसे हम बोलते हैं, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी मात्रा कम थी। जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती गई, ये कोशिकाएं आकार में बड़े, केंद्रक छोटा, पर्याप्त कोशिका द्रव्य और इनकी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति मोटी होती गई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा था जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा था, परिपक्व होते जा रहा था, वैसे वैसे ये जो कोशिकाएं है, पहला क्या है आपका केंद्रक बड़ा, ठीक है, आपका जो कोशिका द्रव्य है छोटा। ठीक है, ये था। ठीक है, ये स्पष्ट था, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, परिपक्व होते जा रहा था, तो जो कोशिकाओं की आकार है, ये जो कोशिका की आकार थी वो क्या होते जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। केंद्रक क्या होते जा रहा था, छोटा होते जा रहा था। और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते जा रहा था, पर्याप्त होते जा रहा था। ठीक है, और जो इनकी कोशिका झिल्ली थी, है ना, देखो कोशिका को क्या करता है, एक झिल्ली से कवर हुआ रहता है, उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली आपको क्या बोलते हैं, दोनों में मिल जाएगा, आपको जंतुओं के में भी मिल जाएगा, पौधों के में मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम पौधों की बात करते हैं तो क्या रहता है, एक और भित्ति पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सिर्फ आपको पौधों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अलग अलग समय में वैज्ञानिकों ने ऊतकों में कोशिकाओं की व्यवस्था को देखा। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे साइंटिस्ट आए, बीचट आए, नेगली आए, स्वीडन आए, आपका स्वान आए, आपका क्या बोलते हैं ग्रीव आए, है ना, सबने अलग अलग अपना अवलोकन किया, अलग अलग अपना तथ्य डाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऊतकों, ठीक है, ये क्या है, ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ऊतक है ना, जितने भी साइंटिस्ट थे अलग अलग टाइम पे अलग अलग से उन्होंने क्या किया, उनकी संरचना को देखा, उसको क्या बोलते हैं कार्यों को देखा और क्या किया, अच्छे से अवलोकन किया। सभी ने ऊतकों को विस्तार से समझाने के लिए उनकी व्यवस्था व कार्यों को आधार बनाया। ठीक है, तो अब क्या है, अलग अलग अपना अवलोकन करते गए, तो अलग अलग उन्होंने समझाने का प्रयास किया और उन्होंने आधार क्या बनाया कि वो कैसे व्यवस्था है ना, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है ऊतकों की और वो कार्य क्या करते हैं, उसी हिसाब से सारे साइंटिस्ट ने, सारे वैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की। किसको, ऊतकों को। साथ ही सभी वैज्ञानिकों ने ऊतकों को पौधे व दोनों में अध्ययन किया। ठीक है, तो साथ ही सभी वैज्ञानिक क्या थे, ऊतकों को पौधे में भी और जंतुओं दोनों में ही क्या कर रहे थे, आपका अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पौधे व जंतुओं दोनों के ऊतकों में समानता व असमानता को जानने का प्रयास किया। और जब वो क्या कर रहे थे, आप पौधे भी पढ़ रहे थे, है ना, पौधों के ऊतकों के बारे में भी पढ़ रहे थे और क्या बोलते हैं उन जंतुओं के पौधों के बारे जंतुओं के ऊतकों के में भी पढ़ रहे थे। तो दोनों में आप जैसे कि क्या होते हैं, आपका समानताएं भी मिल जाती है, असमानताएं भी मिल जाती है और दोनों को क्या करने लगे थे, अच्छे से पढ़ने लगे थे, समझने लगे थे। ठीक है, और समझाने का प्रयास भी किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग क्या किया था, अवलोकन किया था और समझाने का प्रयास किया था। ठीक है,
हमारे शरीर में कुछ ऊतक ऐसे हैं जो पौधे के ऊतकों से समानता रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा उन्होंने अवलोकन किया कि कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, हमारे ऊतक होते हैं जो कि पौधों से क्या रखेंगे, समानता रखेंगे। ये समानता इतनी अधिक होती है कि अनुभवी वैज्ञानिक भी इसमें अंतर करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और वो इतना ज़्यादा समानता है कि आप बता ही नहीं सकते कि ये पौधे का है या तो फिर जंतु का है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा क्या होती है, समानताएं होती है। जिन्होंने इतना ज़्यादा अध्ययन किया, अवलोकन किया, वो भी क्या करते हैं, उनको भी कठिनाई होती है दोनों में क्या करने के लिए, भिन्नता बताने के लिए। क्लियर। सामान्यतः जंतु ऊतक परिपक्व पादप कोशिकाओं की तुलना में अधिक कोमल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो जंतु के ऊतक होते हैं ना, जंतु क्या बोलते हैं, ऊतक परिपक्व पादप की कोशिकाओं की अगर हम तुलना करें तो क्या होते हैं, कोमल होंगे। क्लियर। पौधे एवं जंतु दोनों के ऊतकों में कोशिकाओं की व्यवस्था और उनके कार्य में समानता के आधार पर ही स्वीडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका, दोनों का। ठीक है, जो आपने देखा है ना 8 में पढ़ा है सेल थ्योरी, सॉरी इससे पहले ही जो पिछला हमारा चैप्टर था कोशिका संरचना है ना, उसके कार्य, उसी में हमने क्या पढ़ा था, स्वीडन और स्वान पढ़ा था, जिसमें उन्होंने क्या दिया था, आपका कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या देखा था हमने, जो भी आपका कोशिका रहता है वो एक कोशिका से नहीं बहुत सारे कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, आपका जो कोशिकाएं है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक आपका इकाई रहता है। तीसरा, जो पहले से जो कोशिका प्रेजेंट है वही क्या होता है, डिवाइड होके कोशिका का निर्माण करता है। यही उन्होंने क्या किया था, अपने कोशिका सिद्धांत में बताया था, है ना, प्रतिपादित किया था। तो वो कब किया था, जब उन्होंने जंतु और क्या बोलते पौधे दोनों की जब कोशिकाओं का अध्ययन किया था, तब जाके उन्होंने क्या किया था, आपका कोशिका सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका दूसरा टॉपिक, कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो कोशिका सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु क्या है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपका जो कोशिका है वो क्या है, आपका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी जीव का। ठीक है, सेकंड, जो हमारा जो कोशिका रहता है वो पहले जो है कोशिका वही क्या होता है, विभाजित होके क्या होता है, दूसरा क्या करता है, आपका कोशिका बनाता है। ठीक है, और क्या रहेगा, जो कोशिका है वो एक कोशिका से नहीं, मतलब कि आपके बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, सारे क्रिया उसमें करते हैं। यही आपका क्या है, मुख्य आपका कोशिका सिद्धांत है। क्लियर, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। हम भी यदि पौधे व जंतुओं के ऊतकों का गहराई से अवलोकन करें तो पाएंगे कि पौधे में संवहन का कार्य करने वाले और सहारा देने वाले अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। अगर हम भी ट्राई करें अवलोकन करने का तो हम भी ये देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं, जो पौधे में संवहन है ना, मतलब कि जो पानी पहुंचा रहा है या फिर फूड पहुंचा रहा है, तो उसके कार्य करने में और सहारा देने वाले अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, मरे हुए रहते हैं, डेड सेल जिसे हम कहेंगे। जबकि जंतुओं में प्रायः में ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है, अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं तो जो ऊतक है ना, संवहन करने का काम कर रहे हैं, आपका सहारा देने का काम कर रहे हैं, वो कैसा है, आपका मृत है ना। जैसे कि वहाँ पर हमने मज्जा देखा था, मज्जा भी क्या करता है, आपका सहारा देने का काम करता है, लेकिन वो मोस्टली क्या रहता है, आपका मृत रहता है। लेकिन जब हम जंतुओं की बात करते हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक है, वो क्या है, मोस्टली आपका प्रायः क्या करता है, आपका जीवित रहता है। आमतौर पर पौधे के ऊतकों में विभाजित होने वाले और विभाजित नहीं होने वाले क्षेत्रों में हम आसानी से अंतर कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, पौधों की बात करते हैं तो कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, ऊतक क्या होती हैं, आपकी विभाजित होती रहती हैं, कुछ कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो दोनों में हमको अंतर पता चल जाएगा और आप बता भी सकते हैं कि ये विभाजित होगी और ये विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए विभाजित क्षेत्रों की कोशिकाएं छोटी व पतली भित्ति वाली होती है, जबकि अविभाजित क्षेत्रों की कोशिकाएं बड़ी व मोटी भित्ति वाली होती है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए दे भी दिया गया है कि ऐसी कोशिकाएं जो पतली होगी, ठीक है, वही क्या होगी, आपकी विभाजित होगी। जो विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कॉर्क है ना, जो क्या किया था रॉबर्ट हुक ने, जो लिया हुआ था, वो क्या आपका मृत है। वो क्या था, मोटा भित्ति था, है ना, जो क्या होता है, विभाजित नहीं होता। लेकिन जो विभाजित होता है वो कैसा होता है, आपका पतला। तो आप दोनों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा विभाजित होगा, कौन सा विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जंतुओं के ऊतकों में इस तरह का अंतर
कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसकी बात, जंतुओं के ऊतक की, तो ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा विभाजित होगा कौन सा अविभाजित होगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समानता और यहाँ पर एक विभिन्नता भी हम विभिन्नता हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, कि वहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।